नमस्कार दोस्तों, आइए इस ईवीएस के 15 मिनट शो में होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। और इसमें भी पहला पॉइंट होगा हमारा प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया चलती है। हमारा पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारी 3 प्रक्रिया होती हैं। पौधे अपना भोजन बनाने की भोजन का मतलब भोजन हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। सेल। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर और क्लोरोफिल। ठीक, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके बिना, क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। क्या है? ठीक, तो इसमें क्या होता है? जड़ों पौधे जड़ों से क्या करते हैं? जल अवशोषित करते हैं और पत्तियों हवा से CO2 लेती हैं। सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा मिलती है और क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है? भोजन बनता है। ठीक, एक बार दोबारा देख लें। पौधे जड़ों से क्या करते हैं? जल लेते हैं, पत्तियां हवा से CO2 लेती हैं और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा मिलता है और क्लोरोफिल से क्या होता है? हमारा भोजन बनाने के लिए यह सहायक होता है। इसका अगला पॉइंट होगा हमारा पॉइंट नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या निर्मित होता है। तो एक तो भोजन, ग्लूकोज, और दूसरा ऑक्सीजन CO2, सॉरी O2। ठीक, O2। इसके लिए हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। तो पौधों को भोजन मिलता है फर्स्ट, मनुष्य और जीवों के लिए ऑक्सीजन बनती है और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है और वातावरण में ऑक्सीजन की संतुलन बना रहता है। ठीक, तो पौधों के लिए भोजन, मनुष्य और जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन और खाद्य श्रृंखला की शुरुआत और वातावरण के लिए ऑक्सीजन में संतुलन हो जाता है, बना रहता है। तो खास बातें क्या हैं? केवल हरे पौधों करते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया जो होती है हमारी केवल हरे पौधों में होती है और दिन में होती है, रात में नहीं होती। ऑक्सीजन एक उत्पाद उप उत्पाद है। ठीक, एक बार क्विक रिवाइज कर ले। सीटेट क्विक रिवीजन किस चीज का? प्रकाश संश्लेषण का। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? भोजन बनाने की प्रक्रिया है। CO2 और वाटर मिलकर और प्लस सनलाइट मिलकर क्या बनाते हैं? फूड। ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और क्लोरोफिल जरूरी है। आइए हमारा सेकंड टॉपिक होगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा क्या है? देखिए, पहला मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जीव और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध होता है। पारिस्थितिक तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच क्या होता है? आपसी संबंध को पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। यह जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। यह एक संतुलन पर आधारित प्रणाली है। संतुलन पर आधारित क्या है? एक प्रणाली है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 2 घटक है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं। कितने? 2 घटक, जैविक घटक और एक अजैविक घटक। कौन कौन से? जैविक और अजैविक। सबसे पहले हम देखते हैं अपना जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट। तो ये हमारा ये वाला जो बायोटिक कंपोनेंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। इससे भी बहुत ज्यादा मतलब एक नया क्वेश्चन हमारा निकल सकता है। तो देखेंगे, जैविक घटक वे सभी जीवित घटक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्पाद मतलब प्रोड्यूसर, जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब जो प्रोड्यूसर है हमारा वो कौन बनाते हैं? उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो पौधे बनाते हैं, अपना जो सेल्फ भोजन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, उत्पादक। सॉरी, एक बार और देख लें इसको दोबारा। जैविक और अजैविक घटक है ना, ये तो वही हमारा मतलब हमारा सबसे पहला जैविक घटक। पहला पॉइंट जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? जैविक घटक वे सभी जीवित घटक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। इसमें पौधे, पशु, पक्षी, जीव जंतु सब शामिल होते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के। जैविक घटक 3 प्रकार के। तो सबसे नंबर 1 हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा प्रोड्यूसर, उत्पादक। ठीक, तो उत्पादक हमारे कौन कौन से हैं? उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक, आगे देखिए। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? उत्पाद के बारे में। तो सॉरी, जैविक घटक के बारे में।
बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये किस किस से बनते हैं? हमारा जैविक घटक वे सभी जीवित घटक होते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। इसमें पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा, अगर जो देखें तो उत्पाद की बात करें हम, तो उत्पाद वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होते हैं। इसकी कुछ और खास विशेषताएं वो देखिए क्या है। इसका और क्या पॉइंट है इसका? सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। क्या करते हैं? उत्पाद क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को क्या बदलते हैं? भोजन में। सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है। खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत है वो किससे होती है? उत्पादकों से होती है। यदि उत्पादक न हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और उत्पादक होते कौन हैं? जैसे हरे पौधे, घास और शैवाल। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा एक पूछ लेता है कि उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे और पूछ लेता है सबसे प्रथम श्रेणी में मतलब कौन से वे होते हैं। तो हमारी सबसे प्रथम श्रेणी जो होती है जैविक घटक की वो होती है उत्पादक। और उत्पादक जीवित होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है हमारा सब कुछ। ठीक, एक बार रिपीट कर लें। तो उत्पादक, प्रोड्यूसर, वे जीवित उत्पादक वे जीवित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत जो होती है वो उत्पादकों से होती है। यदि उत्पादक न हो तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। और उत्पादक होते कौन है? तो हरे जीव जंतु, हरे सॉरी 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 हरे पौधे और घास और शैवाल। ठीक, हरे पौधे, घास, शैवाल वगैरह। दूसरा, इसके बाद आता है उपभोक्ता। कौन सा? उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता वे जीवित होते हैं जो भोजन के लिए पौधों या उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये सीधे पौधे खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं इसको। ठीक, ये शिकारी पर निर्भर करते हैं। ये सीधे पौधों को खाते हैं, पौधों को सीधे। जैसे कि उदाहरण दें हम, तो गाय, हिरण, बकरी, ये सिर्फ शाकाहारी होते हैं। इनको बोलते हैं क्या? शाकाहारी। ठीक, ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। और अब हम बात करें द्वितीय उपभोक्ता की। तो द्वितीय उपभोक्ता हमारे ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। और उदाहरण के तौर पर शेर, बाघ और सांप इत्यादि। और हम बात करें तृतीय उपभोक्ता की। तो तृतीय उपभोक्ता ये अन्य मांसाहारी जीव को खाते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनका भी निपटारा कौन करता है? तृतीय उपभोक्ता। ठीक, तो ये खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। उदाहरण जैसे बाज, मगरमच्छ और मनुष्य। मनुष्य भी तृतीय उपभोक्ता है। ठीक, और लास्ट में आता है हमारा अपघटक। सबसे मस्त पॉइंट अपघटक है। कौन सा? अपघटक, डिकम्पोजर। ये क्या होते हैं? अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, पशुओं को खाते हैं, पशुओं को सड़ाते हैं, खाते हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये पोषक तत्वों मिट्टी में वाष्प पहुंचा देते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। पोषण चक्र को पूरा करने में सहायक करते हैं। और उदाहरण इनका जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक ये क्या करते हैं? अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों और पशुओं को सड़ाते हैं। ये जटिल पौधों को सरलता से सरल पदार्थों में क्या करते हैं? बदलते हैं। ये पोषक तत्वों को मिट्टी में पहुंचा देते हैं। ये पर्यावरण क्या करते हैं? स्वच्छ बनाते हैं। यह चक्रण को पूरा करने में सहायक होते हैं। और उदाहरण कौन से हैं हमारे? जीव और कवक। ये हमारे अपघटक के क्या हैं? उदाहरण है। तो समझ में आ गया होगा आपको, बड़ा अच्छा। अब बात करते हैं हम अजैविक घटक की, एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे? जल, मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश, तापमान इत्यादि। प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो वन, नदी, समुद्र, झील इत्यादि। ठीक, ये होते हैं हमारे। और कृत्रिम की बात करें तो खेत, बगीचा, मछली, एक्वेरियम, ये सब। और परिस्थिति तंत्र से जुड़ी कुछ विशेषताएं देख लें। तो परिस्थिति तंत्र से जुड़ी विशेषताएं, ये सभी घटकों एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। परिस्थिति तंत्र को एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर। किसी एक घटक के नष्ट
होने से संतुलन बिगड़ जाता है। मानवीय गतिविधि पारिस्थितिक तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। और इसका देखते हैं अब हम क्या, क्विक रिवीजन थोड़ा सा। ठीक, तो क्विक रिवीजन हमारा पारिस्थितिक तंत्र, पुनरावृत्ति। पारिस्थितिक तंत्र जीव और पर्यावरण से बना है। जैविक घटक उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनका याद कर लेंगे। और अजैविक घटक हमारे जल, वायु, मिट्टी और उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक की श्रेणी। आज का हमारा तीसरा टॉपिक विटामिन। विटामिन से हमारा क्या ले लेता है, टॉपिक ले लेता है, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लें, रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, विटामिन ए की, तो रेटिनॉल। तो रेटिनॉल क्या करता है हमारा, रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। और रेटिनॉल हमारा किसके लिए, रतौंधी रोग के लिए हमारा। ठीक, रतौंधी रोग। एक सेकंड रुकेंगे आप। तो इसमें विटामिन, सॉरी एक बार दोबारा देख लें। तो आज तीसरा टॉपिक होगा हमारा कौन सा, विटामिन। तो विटामिन देखते हैं। तो रेटिनॉल हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा होगा, रेटिनॉल। और रोग होता है रतौंधी। ठीक, विटामिन का थायमिन, रोग होता है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, होठ फटना। विटामिन B3 नाइसिन, प्लाग्रा, पेलाग्रा। ठीक, B6 पायरोडॉक्सिन और एनीमिया। V9 फोलिक एसिड, RBC का निर्माण और एनीमिया रोग इससे। V12 साइनोग्लोब्यूलिन, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और एनीमिया रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग। कौन सा रोग, स्कर्वी। तो ये तो तीनों एक ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ना। विटामिन B1 B2 और B3, ये याद रख लेंगे, विटामिन B1 B2 और B3। विटामिन B1 से, विटामिन B1 से बेरी, B2 से होठ फटना और B3 से पेलाग्रा। और B6 और 9 और 12 से एनीमिया। विटामिन C हमारा एस्कॉर्बिक एसिड और स्कर्वी रोग। इसको थोड़ा रिलेट कर लेना, बस रिलेट करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से कवर हो जाएंगे हमारे। अब देखिए विटामिन, एक बार थोड़ा देख लीजिए, विटामिन C D E और K। विटामिन B C E और K, इसकी बात करेंगे हम। तो विटामिन C हमारा अभी भी देखा, एस्कॉर्बिक एसिड रोग, स्कर्वी। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, हड्डियों के लिए, रिकेट्स रोग। विटामिन E टोकोफेरॉल, कमजोरी। K फ्लोक्विनोन, रक्त का स्राव, रक्त का थक्का। ठीक, और ये वाला पॉइंट या थोड़ा याद कर लेंगे। तो विटामिन A D E और K बसा में घुलनशील है, किसमें, बसा में क्या है, घुलनशील। और विटामिन B और C हमारे जल में घुलनशील है। ठीक, बस B और C याद कर लो, B और C किसमें, जल, H2O में घुलनशील है हमारे। बाकी तो बचे जो वो बसा में घुलनशील है। बसा तुम्हें पता ही है क्या होती है, फैट। ठीक, आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा जीवाणु। तो जीवाणु क्या है, जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म परपोषी होते हैं। हैजा, टीबी रोग इससे फैलते हैं। दही के जमने में प्रयोग करते हैं। और एंटीबायोटिक जीवाणु पर असर करती है। एंटीबायोटिक क्या होती है, जीवाणुओं पर असर करती है। ठीक, तो ये दही जमाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक पर क्या करते हैं, असर करते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग, हैजा, टीबी जैसे रोग इससे होते हैं। और ये एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय सूक्ष्म परपोषी है जीवाणु। ठीक, देखिए अगला उदाहरण, लैक्टोबैसिलस। अब हम बात करते हैं विषाणु की। तो विषाणु क्या हमारा, विषाणु, ये विषाणु कोशिका रहित होते हैं। विषाणु कोशिका रहित होते हैं। होस्ट जीवित कोशिका पर निर्भर करते हैं। खसरा, फ्लू, डेंगू जैसे रोग इसी से फैलते हैं, विषाणु से। एंटीबायोटिक विषाणु पर असर नहीं करती। और रोग कोरोना वायरस जैसे। तो विषाणु कोशिका रहित होते हैं, कोशिका नहीं होती इसमें। जीवित कोशिकाओं पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। खसरा, फ्लू, डेंगू, टाइफाइड जैसे रोग इससे होते हैं हमारे। एंटीबायोटिक विषाणु पर असर नहीं करती है। और रोग इसकी बात करें तो कोरोना वायरस एक विषाणु कारक हमारा रोग था। इसकी बात करें अगर हम, इससे अगला हमारा कवक। तो कवक की बात करें हम, किसकी, कवक। तो कवक क्या है हमारे, कवक बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। दाद, एथलिक फुट जैसे रोग इससे होते हैं। एंटी फंगल दवा कवक असर नहीं करती। एंटी फंगल दवा कवक पर क्या नहीं करती, असर नहीं करती। और उदाहरण के तौर पर ईस्ट। सर्दी का अगर जो सर्दी हो रही है तो वायरस के कारण। दही का जमना जीवाणुओं के कारण।
और दांत खाद खुजली कवक के कारण। ठीक, तो ये चीजें हमारी इस पर हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा नवीनीकरण संसाधन। टॉपिक की बात करें, ये वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जा सकते हैं, इसका उपयोग करने के बाद भी ये समाप्त नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है, नवीनीकरण संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, इनका उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होते। मतलब इनकी संख्या ऐसी है कि समाप्ति नहीं होगी, अत्यधिक उपयोग से इनका संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक, अब जैसे हम बात करें तो उदाहरण के तौर पर, तो जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ऐसे हैं, मतलब ये अनियमित, तुम कितना ही यूज कर लो इनकी समाप्ति है ही नहीं। ये इनका प्रयोग कितना ही करो तुम, ये समाप्त नहीं होने वाले, पृथ्वी पे इतना है बहुत भर। जल, रेला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत। अगला देखिए, गैर नवीनीकरण, बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में, गैर नवीनीकरण। तो ये वे टॉपिक है, ये इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये वे संसाधन, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। कैसी मात्रा में? सीमित मात्रा में। ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बनेंगे, इनका उपयोग भविष्य के लिए खतरा है। अब होते हैं ना ऐसे, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बनेंगे, इनका उपयोग भविष्य के लिए क्या है? खतरा है। और अब हम देखें इसके उदाहरण, तो उदाहरण की बात करें, जैसे उदाहरण होगा हमारा कोयला, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बनेगा ही नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीजें। तो एक बार रिवाइज कर लेना, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण वे होते हैं जिनका जो एक मतलब जो असीमित है, जो कभी समाप्ति नहीं होने के, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल हो गया, ये चीजें। और गैर नवीनीकरण जो भविष्य में खतरा है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। ठीक, अगला टॉपिक देखिए, पादप रोग। पादपों में होने वाले थोड़े रोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा पादपों में होने वाले क्या? रोग। तो पादपों में होने वाले रोग, जैसे अगर हम बात करें कवक, तो कवक से कीट रोग होता है किसमें? गेहूं में। जीवाणुओं द्वारा केकर रोग होता है नींबू में। विषाणु द्वारा मोजैक रोग होता है तंबाकू के पौधों में। ठीक, और नमी कवक रोग बढ़ाते हैं, नमी वाला वातावरण कवक के लिए के अनुकूल होता है। ठीक, और अब देखते हैं क्या हमारा इससे अगला टॉपिक होगा हमारा परिवार के प्रकार। ठीक, मतलब परिवार, परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? नंबर 1, एकल परिवार की। किसकी बात करते हैं? एकल परिवार की बात करते हैं। तो एकल परिवार कौन से होते हैं? तो ये वे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। सदस्य कम होते हैं, शहरों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, माता पिता और उनके बच्चे, बस माता पिता और उनके बच्चे, ये एकल परिवार है और बेस्ट परिवार। इससे बढ़िया कोई परिवार नहीं, एकल परिवार। बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने का एकमात्र तरीका एकल परिवार। इसके बाद हम बात करते हैं किसका? संयुक्त परिवार की। दूसरा दूसरा परिवार का प्रकार कौन सा हमारा? तो संयुक्त परिवार होगा हमारा दूसरा। कौन सा? संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार कौन सा? तो माता पिता और बच्चे तो हैं ही, उसमें हमारे दादी दादा, चाची चाचा, ये और जुड़ जाए तो हमारा संयुक्त परिवार बनता है। सदस्य अधिक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक, संयुक्त परिवार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया? माता पिता और बच्चे, तो एकल परिवार की बात करो। अगर हमारा इतना पोर्शन और बढ़ गया, दादी दादा, चाची चाचा, नाना नानी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दादी दादा, चाचा चाची, ये बढ़ गए हमारे ताऊ चाचा, तो हमारा संयुक्त परिवार हो जाएगा। सदस्य अधिक होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तीसरा, तो एकल अभिभावक परिवार। कौन सा? एकल अभिभावक परिवार। तो एकल अभिभावक परिवार की बात करें हम, तो एकल अभिभावक परिवार में हमारे एक माता हो या एक पिता हो, माता हो या पिता हो, बस बच्चों का क्या हो, उसकी माता हो या पिता हो। मृत्यु या तलाक के कारण ये ऐसा परिवार बनता है, या तो पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, या उनका तलाक हो गया हो, तो बच्चा जिसके साथ रहेगा उसका या तो बच्चा होगा, उसके माता या पिता होगा, माता होगी या पिता हो। तो एक जिसे बोलते हैं हम एकल परिवार। बच्चे की जिम्मेदारी एक ही अभिभावक पर होती है। ठीक, अगला देखिए, अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें, थोड़ा क्विक रिवीजन, सेट एट क्विक रिवीजन। तो एकल परिवार, माता पिता, माता होगा या पिता होगी, एक होगा, इनमें से बच्चे होंगे। संयुक्त परिवार कई पीढ़ी तक चलता है। और एक एकल अभिभावक परिवार, तो एक माता या पिता। ठीक, अब हम थोड़ा बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक,
भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भाई अच्छा टॉपिक है, और शास्त्रीय नृत्य भी सी टेट में जो हमारा, वो शास्त्रीय नृत्य की ही बात करता है ज़्यादा, अदर बात नहीं करता। मतलब जितने डांस हो गए उसमें हमारा शास्त्रीय नृत्य ही पूछता है ज़्यादा। तो इसमें हमारा पहला नृत्य तो भरतनाट्यम, कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का हमारा भरतनाट्यम। और कथक की बात करें तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का, और कथकली केरल का। तो इन दोनों में थोड़ा ध्यान रखना, कथक उत्तर प्रदेश का है और कथकली हमारा केरल राज्य का। और हम बात करें तो कथक और कथकली तो ये तो हमारा हो गया, ठीक। अगर अगले की बात करें हम, कथक और कथकली, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली हमारा केरल। अब हम इससे अगले की बात करें तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होगा हमारा आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा का होगा उड़ीसी, उड़ीसा का उड़ीसी होगा, और मणिपुरी होगा मणिपुर का, मणिपुर का मणिपुरी। तो इन दोनों को तो याद करने की जरूरत है नहीं। उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी, और बस कौन सा याद करेंगे तो फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हमारा कुचिपुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। इससे अगला हम बात करें हमारा तो मोहिनी अट्टम, केरल का। कौन सा? केरल का हमारा मोहिनी अट्टम। और दूसरा कौन सा होगा? अभी जो बताया ऊपर, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और कथकली, 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 कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का होगा हमारा। और सत्रिया असम का। सत्रिया कहाँ का होगा? हमारा असम का सत्रिया, ठीक। तो आज का हमारा ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। समाप्त क्या, बस सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, लाइक कर दें, और थोड़ा देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगी, एक टॉपिक भग जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।